Hello students, this is Rajat and today we will cover privatization and globalization, two topics related to the LPG. In the last lecture, in the last video, we discussed the liberalization, what is liberalization and how our economy, how our industry become liberalization in इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो आज हम बात करें प्राइवेटाइजेशन के बारे में। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन क्या हो रहा है, वैसे नाम से क्लियर हो रहा है आपका, मींस इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना, गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के, मींस गवर्नमेंट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे उसको अपनी इंडस्ट्रीज को वहाँ पे क्या कर रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब मींस अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर रहा है और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अपना इकोनॉमी या अपनी इंडस्ट्री को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर, मीन्स वहाँ पे इन्वॉल्व किया गया प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर तो समझते हो आप, मीन जो प्राइवेट लोग हैं या प्राइवेट इंडस्ट्री वहाँ पे आ रही हैं, इन द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, जो स्टेट ओन्ड जो मीन्स गवर्नमेंट की ओन एंटरप्राइजेज हैं, उनमें से अब कौन सा सेक्टर आना स्टार्ट हो गया? प्राइवेट सेक्टर। अब देखते हैं यहाँ पे कि प्राइवेट सेक्टर को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्यों वहाँ पे ज़रूरत पड़ी प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाने की, इंडस्ट्री को अपनी को ग्रो करने के लिए। देखिए 1951 में क्या था, जो भी हमारी इंडस्ट्री थी 47 के बाद जो भी मैंने इंडस्ट्री थी बहुत कम थी, मीन्स पहले लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही थे। फर्स्ट प्लान भी हमारा एग्रीकल्चर में था, सेकंड प्लान हमारा किसमें था, 1956 से लेके 1961 तक हमारा सेकंड प्लान जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उस पर उसमें फोकस किया। तो 1956 से लेके जो 1990 तक था, ठीक है, जो भी हमारा इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप हुई, सारा पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप हुई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी इंडस्ट्री को ग्रोथ भी मिला, क्योंकि पहले सारा एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। अब कहाँ पे आ गए, अब देखिए पहले जो भी लोग थे वो किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर को अब छोड़ के लोग कहाँ पे आना स्टार्ट हो गए थे, प्राइवेट सेक्टर में आना स्टार्ट हो गए थे, मीन्स वहाँ पे इंडस्ट्रीज में वहाँ पे आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, इंडस्ट्रीज में लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मीन्स हमारी जीडीपी ग्रोथ है, इंडस्ट्रीज ग्रोथ है वहाँ पे हो रही है, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर में ज़्यादा डिपेंड थे, तो हमारा एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे हमारा जो इंडस्ट्री वहाँ पे ग्रो हो रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, हमारी वहाँ पे अगर हमारी ग्रोथ हो रही थी, पब्लिक सेक्टर में ही अच्छी ग्रोथ हो रही थी इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को क्यों इंट्रोड्यूस कर? देखते हैं क्या पॉइंट है आपके। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बिकम अनसस्टेनेबल, मीन्स वहाँ पे उनकी अनसस्टेनेबल थी, उनके पास इतना अच्छा क्वालिटी थी नहीं, उनके पास इतनी अच्छी कंट्रोल नहीं था वहाँ पे उनका, इसलिए वहाँ पे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ा। देखिए आप इसकी एग्जांपल आज भी देख सकते हो, हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर सकते हैं, जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी क्या हालत है। रेलवेज है, रेलवे में आपको खुद को पता है कि वहाँ पे क्या हालत है। ठीक है, क्या है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लीकेज है। लीकेज मीन्स वहाँ पे चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मीन्स और लीक हो रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, या वहाँ पे जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा कि क्या कहाँ क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, प्रिफिलेज है, इनएफिशिएंसी है, करप्शन है। ठीक है, इसी की वजह से वहाँ पे ज़रूरत पड़ी प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हम सोर्सेज की इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा है, मीन्स कोई ध्यान ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर वहाँ पे कंट्रोलर नहीं है जो पूरे काम को वहाँ पे कंट्रोल करेगा। ठीक है, कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हर 5 ईयर के बाद वहाँ पे चेंज हो रही है, तो कौन वहाँ पे उस जो आपके जो इंडस्ट्रीज उनको वहाँ पे कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट पर्सनस की प्राइवेट ओनरशिप की वहाँ पे सख्त ज़रूरत थी। तो दैट्स वाई प्राइवेटाइजेशन इज इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, PSU थी, उसने हमारी इंडिया को नवरत्न भी दिए। नवरत्न क्या मीन्स 9 ज्वेल्स। 9 ज्वेल्स मीन्स जब 9 हमारे पास इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी, जो हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने दी, मीन्स जो 1990 तक, देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमारा मीन्स 1951 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये कहाँ तक चला, 1990 तक। उसके बाद हमारी क्या आई, LPG। तो LPG आने के बाद तब तक हमें ये 9 इंडस्ट्रीज, 9 ज्वेल्स हमें मिले। वो क्या थे आपके, IOC, BPCL, ONGC, SAIL, BEL, IPCL, BSNL, NTPC, HPCL। तो ये 9 ज्वेल्स है, मीन्स 9 कंपनीज है। तो यहाँ पे बुक पे भी देख सकते हो, इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम, ONGC, सेल हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इंडस्ट्री थी। आप इनकी फुल फॉर्म एक बार थोड़ा सा ध्यान देख लेना कि कौन कौन सी फुल, 1 नंबर में आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वैसे BSNL हो गया, BSNL को BSNL बोला जाता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, बेल है आपकी
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, दैट द सम जो 9 ज्वेल्स थे वो हमें वहाँ पे मिले। तो इन 9 ज्वेल्स से जो 9 इंडस्ट्रीज को इनको वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे नहीं किया गया। दीज आर ऑलरेडी इन द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अब भी ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कह सकते हैं, ठीक है, ये अब भी क्या है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में नहीं है ये, दीज आर ऑल्सो इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मीन्स हम यहाँ पे ओवरऑल यही कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने भी हमें बहुत कुछ दिया। मीन्स वहाँ पे हमें 9 नवरत्न मिले, ठीक है, जो भी 9 रत्न थे वो हमें मिले। हमारी इकोनॉमी पहले एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुई इंडस्ट्रियल में, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, लोग अब एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में करना चाहते थे, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अप हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रोथ तो हुई, लेकिन ये 5-4 जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी, वही कि लीकेज हो रहा था, करप्शन हो रहा था, इनएफिशिएंसी थी, प्रिविलेज थी, हमारी जो इकोनॉमी थी वो चलने वाली नहीं थी, जो इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा देर चलने वाली नहीं थी, मीन इस कगार तक पहुँच चुकी थी। इसी वजह से वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड किया गया। अगर प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे की जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारी एक सिंगल पर्सन को कंट्रोल करेगा, वो अपने प्रॉफिट के लिए वहाँ पे काम करेगा, प्रॉफिट के लिए काम करेगा, तो वहाँ ऑब्वियस है वहाँ अच्छा काम होगा तो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ होगी, हमारी इकोनॉमी जीडीपी इंक्रीज होगी, हमारी इकोनॉमी मीन्स ओवरऑल हमारी इकोनॉमी वहाँ पे ग्रो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ गेन्स हैं, कुछ लॉसेस हैं इसके, मीन्स प्राइवेटाइजेशन करने के। देखते हैं फर्स्ट गेन क्या है इसका। तो यहाँ पे फर्स्ट गेन क्या है, प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज सुप्रीमेंसी इन सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए अब क्या है, कंट्रोल एक सुप्रीमेंसी मीन्स एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लोग काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट पर्सन है, जो प्राइवेट ओनरशिप है, वो एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपना काम कर रही है। उससे क्या हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो 100% हो रहा है, मीन्स 100% एक्यूरेसी के साथ 100% वहाँ पे काम किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, प्राइवेटाइजेशन का, वर्क इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। लेकिन पहले जो काम था वो हम वहाँ पे कंपटीशन नहीं था, अब प्राइवेटाइजेशन आ गई तो वहाँ पे क्या कंपटीशन, जो मीन्स हमारा फॉरेन प्रोडक्ट है या फॉरेन मार्केट है, हम उसको कम्पीट कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास अब इतने सोर्सेस हैं कि हम उसको कम्पीट कर सकें, हमारे पास एफिशिएंसी है, टेक्नोलॉजी है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पर्सन के बाद हमारा इंडस्ट्रीज़ को सौंप दिया गया था। थर्ड पॉइंट का डिवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मीन्स प्रोडक्ट्स में अब डिवर्सिफिकेशन आ चुका है, प्रोडक्ट्स में क्वालिटी आ चुकी है, प्रोडक्ट्स में वैरायटी आ चुकी है इन द मार्केट। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेंटी। कंज्यूमर सॉवरेंटी क्या मीन्स, कंज्यूमर को वहाँ पे राजा बनाया गया, कंज्यूमर सॉवरेन है, मीन्स जो कंज्यूमर चाहते हैं अब वही प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे। लेकिन पहले क्या था, जो एक बार इंडस्ट्री ने बना दिया सिर्फ वही मार्केट में बिक रहा है, कंज्यूमर के बारे में वहाँ पे सोचा नहीं जाता था। लेकिन अब क्या है, जो कंज्यूमर चाहता है, आज कंज्यूमर की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है। मीन्स प्राइवेटाइजेशन ने इस चीज़ को प्रमोट किया, ठीक है। ये गेन्स है, मीन्स प्राइवेटाइजेशन ने हमें क्या दिया, वहाँ पे क्या हो, सेल्फ इंटरेस्ट हुआ, मीन्स हम 100% वहाँ पे काम करना स्टार्ट हो गए। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, अब हमारे कंपटीशन आ गया, इन्वायरमेंट में कंपटीशन आने से क्या होता है, प्राइसेस वगैरह मीन्स काफ़ी वहाँ पे बेनिफिट होते हैं। डिवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन में डिवर्सिफिकेशन हुआ एंड कंज्यूमर की अब सुनी जाने लगी, मीन्स कंज्यूमर को सॉवरेन बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ लॉसेस हैं, देखिए प्राइवेटाइजेशन होने से बेनिफिट्स तो बहुत हुए, लेकिन लॉसेस क्या है, सोशल इंटरेस्ट, मीन्स हम सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करें, सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स अपने हित के लिए काम करें, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करें, तो यहाँ पे सोशल इंटरेस्ट है उसको खत्म कर दिया गया, मीन्स अपने प्रॉफिट के लिए वहाँ पे काम किया जा रहा है, सोशली वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या आ चुका है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव टू पे, मीन्स हु हैव टू बाई, या कह सकते हैं मीन्स जो भी पर्सन उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, सिर्फ उसी लिए उस पर्सन के लिए ही प्रोडक्शन की जा रही है। प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज, उनके लिए प्रोडक्शन की जा रही है, हु हैव टू बाई मीन्स जिसके पास इतना पैसा है, मीन्स प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रही थी वो महंगी हो रही थी, मीन्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे थे, उसका प्राइस भी बहुत हाई सिलेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि प्राइस वो सिलेक्ट कौन करता था, प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। जो प्रोड्यूस करेगा वही प्राइस सिलेक्ट करेगा, तो सिर्फ उनके लिए प्रोडक्शन कर रहे थे जो उसको बाई कर सकते हैं, मीन्स पुअर पर्सन के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं थी। दीज आर सम लॉसेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, देखते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूँ, देखिए आपकी बुक में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे नवरत्न हो गया, ठीक है, जीडीपी बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कवर नहीं करवाया, प्लीज़ इनको आप खुद से पढ़िएगा। डिमोनेटाइजेशन है या आगे भी 1-2 पॉइंट्स हैं, प्लीज़ उनको खुद से पढ़िए, ताकि आपको थोड़े थोड़े पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, जीडीपी क्या होता है, नवरत्न क्या होते हैं, ठीक है। बुक में आपके क्लियर कट बताए गए हैं, इफ एनी डाउट देन टेल मी। एंड चलिए देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन ऑब्वियस है, यहीं पे भी नाम से क्लियर है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स हम हमारी इकॉनमी, ग्लोबलाइजेशन मीन्स हम अब हमारी जो इंडस्ट्री है उसको हम आउट ऑफ द
नेशन लेके जा रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री, वहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्रीज को लेके जा रहे हैं ग्लोबल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन में भी डिफाइंड द प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, मीन्स अपनी जो हम लिमिट्स है अपनी ओपननेस उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, अपनी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को ग्रो कर रहे हैं, एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी में अपने आप को वहाँ पे ग्रो करना इज द ग्लोबलाइजेशन। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब हम इंडिया से बाहर निकल के आउटसाइड द कंट्री हम ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी है, मीन्स वहाँ पे अब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया। पहले हम किस पे ध्यान की दिया था, तो पहले हमने किस चीज़ पे ध्यान दिया था, सिर्फ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, मीन्स हम इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में ही प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अब हम एलपीजी आया तो उसने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन होगा तो कंपटीशन आया तो हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे ग्रो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या मीन्स कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिन पॉलिसीज के थ्रू ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट। इक्विटी लिमिट क्या होती है, इक्विटी क्या होता है देश, इक्विटी मीन्स क्या, आपकी जो शेयर्स हैं, आपकी जो ओनरशिप है उसको इंक्रीज किया गया। इक्विटी लिमिट मीन्स ओनरशिप को वहाँ पे इंक्रीज किया गया। ओनरशिप मीन्स देखिए, पहले हम फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले देखते हैं। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स जो फॉरेन में हम अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसको 40% इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 51 to 100, मीन्स 40% से इंक्रीज करके 51 to 100% वहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। मीन्स अपनी जो कैपिटल है उसको हम फॉरेन में इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी में अगर हम 50% से ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी हमारी होती है। मीन्स जिस कंपनी में हमारे शेयर, हमारा जो पैसा है, हमारा शेयर है 50% से ज़्यादा होगा, वो कंपनी हमारी होगी। तो इस लिमिट को, इस शेयर की लिमिट को 40% से इंक्रीज करके 51 to 100% कर दिया गया। मीन्स अब हम अपने पैसे को, अपनी कैपिटल को फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं अबव द 50%। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या है आपका, मीन्स अब हम अपने इंडियन रुपी को आउटसाइड करेंसी से कन्वर्टिबल कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आउटसाइड द कंट्री मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन जो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फॉरेन कंट्री से अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। मीन्स अब हम अपनी जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं, अपने डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, रेमिटेंस ऑफ टू मीट फैमिली एक्सपेंस, अपने फैमिली एक्सपेंस को पे करने के लिए, अपनी फैमिली एक्सपेंस को पे करने के लिए वहाँ पे हम रेमिटेंस जो खर्चा है वहाँ पे इसको पे कर सकते हैं। मीन्स इसका मीन्स क्या है कि हमने अब क्या किया, फॉरेन जो इंडियन रुपी है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द फॉरेन करेंसी के साथ अब उसको अब कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले इसकी जो लिमिट नहीं थी, अब हम, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। मीन्स इंडियन रुपी है उसको हम कन्वर्ट तो कर रहे हैं, मीन्स डॉलर से कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्शियली कन्वर्ट मीन्स वहाँ पे जो कैपिटल है उसमें हम पैसा नहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कैपिटल ट्रांजैक्शन पे वहाँ पे लिमिट थी, लेकिन जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसे इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इंटरेस्ट में या डिविडेंड में कह सकते हैं, या रेमिटेंस पे करना है हमने अपनी फैमिली को, दैट नॉर्मल ट्रांजैक्शन हम कर सकते थे। लेकिन जो कैपिटल ट्रांजैक्शन थी वहाँ पे उसमें लिमिट्स लगा दी गई थी, कैपिटल ट्रांजैक्शन वहाँ पे हम नहीं कर सकते थे। इसलिए वहाँ पे क्या किया गया, पार्शियल कन्वर्टिंग, मीन इंडियन रुपी को हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं विद आउटसाइड द कंट्री, विद आउटसाइड करेंसी के साथ, लेकिन वहाँ पे पार्शियल कन्वर्टिबल था, फुल कन्वर्टिबल वहाँ पे नहीं था। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी मीन्स जो भी हम ट्रेड में पॉलिसीज लेके आ रहे थे वो लॉन्ग टर्म के लेके आ रहे थे। मीन्स अब ऐसा नहीं है कि छोटी सी पॉलिसी ले आई 1-2 साल के लिए, उसके बाद उसको काम में लगा दिया। पर जो भी हम पॉलिसीज लेके आ रहे थे ट्रेड के रिलेटेड, वो हम लॉन्ग टर्म के लिए मीन्स हम मोर देन 5 ईयर के लिए वहाँ पे जो ट्रेड के लिए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाने लगी। रिडक्शन इन टैरिफ में रिडक्शन किया गया। टैरिफ मीन्स जो भी टैक्सेस थे, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगाए थे उसमें रिडक्शन किया गया। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी, मीन्स जो भी क्वांटिटी से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शन थी उसको विड्रॉ किया गया। मीन्स हमने इस कंट्री से इतना मंगवाना है, इतना एक्सपोर्ट करना है, इतना इंपोर्ट करना है, जो भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी उनको वहाँ पे क्या किया गया, विड्रॉल किया गया। तो उसके बाद क्या है आपका WTO क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बाद आपका WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या मीन्स हमारे पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रेड हो रहा है उसकी कंट्रोलिंग क्या करती थी आपकी वर्ल्ड ट्रेड, WTO वहाँ पे कंट्रोल करता था पूरी हमारी ट्रेडिंग को। ठीक है, तो इसने भी इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उसको ग्लोबलाइजेशन करने में बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया। मीन्स हमारी इंडस्ट्री को वहाँ पे काफ़ी एक्सपोर्ट में इसने हेल्प की। जो भी
आपकी टैरिफ्स थे जो भी वहाँ पे इसको इजी कर दिया गया, ठीक है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी इसको हटा दिया गया। एंड इसके बाद आपका WTO है, प्लीज़ उसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा आप खुद से कि क्या होता है आपका WTO। यहाँ पे सिंपल सी बात है, WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, जिनेवा, इन द जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, दैट इज इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मीन्स आउटसाइड द कंट्री हम अब अपने ट्रेड को इंक्रीज़ किया, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट, हमारी इक्विटी लिमिट हमें मीन्स अब हम पैसा बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते थे। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, हम अपने इंडियन रुपी को अब हम चेंज कर सकते हैं विद आउटसाइड द करेंसी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जो पॉलिसी लेके आने थे वो लॉन्ग टर्म के लेके आने लगे। टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ में रिड्यूस किया गया। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिडक्शन, जो भी क्वांटिटेटिव रिडक्शन उसमें विड्रॉल किया गया। सो हियर योर LPG इज completed नाउ। इन द नेक्स्ट लेक्चर we discuss about the benefits and demerits of the LPG. So thanks and have a nice day.